बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी स्टूडेंट्स थर्ड ईयर क्लास फर्स्ट लेक्चर है हमारा ऑनलाइन पर स्टैटिस्टिक्स का। चैप्टर नंबर 4 हमारा स्टार्ट था। हॉलीडेज़ हो गई और ऑनलाइन क्लासेस में आ गए। टॉपिक हमने छोड़ा था वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे, और वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल हमने फार्मूला पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना था वो पढ़ना था चेंज ऑफ रीजन एंड स्केल। जिस तरह से हमने अर्थमेटिक मीन में स्केल और रीजन चेंज किया था, उसी तरह हम जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंसीज में करेंगे। इसका फार्मूला होता है म्यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए ओवर एच। ओके, तो जी बुक पे आ जाते हैं 4.5.1 टॉपिक पे, चेंज ऑफ रीजन एंड स्केल। बुक्स आप अपनी खोल लें और आपको पता चल जाएगा। द computational labor by the reducing by using the transformation as यूज टू कंप्यूटिंग द अर्थमेटिक मीन। अब देखें, अगर ये हमारे पास म्यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए ओवर एच, म्यू यू हमने इस तरह से बनाना है। अब यू से अगर हमने रियल एक्स में जाना होगा तो हम ये करेंगे कि एच उस साइड पे जाके राइट साइड पे यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए उधर से जाके प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। ये आपने नहीं करना। अब हमारे पास ये जो अनग्रुप डाटा के लिए यू का फार्मूला बन जाएगा ये, और इसके साथ बनेगा एच। ये होगा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, ठीक है। और अगर आपने वेरिएंस करना होगा तो इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा आपके पास जो ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला बनेगा ये वाला। ओके, दिस गिव अस अ शॉर्ट मेथड फॉर हैंड कलेक्शन। ये हमारे पास शॉर्टकट मेथड होता है। कब यूज़ होता है? ये यूज़ होता है व्हेन द डाटा आर ग्रुप्ड इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द कोरिस्पॉन्डिंग शॉर्ट मेथड, इसको मेथड कहते हैं कैलकुलेटिंग फॉर दिस। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी। और ये एस फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर एज इज़ अ विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। एज क्या है जी? विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल है। सी डॉट वन मतलब कि क्लास इंटरवल है। एफ जो है द फ्रीक्वेंसी ऑफ आईएथ क्लास है, उस क्लास की जो है फ्रीक्वेंसी। एंड यू इज़ द deviation of xi from an assumed mean in the term of class interval. This method is also known as the step deviation method or कोडिंग मेथड। मीन्स कि अगर वो आपसे कहता है क्वेश्चन में कि स्टेप डेविएशन से मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दें या कोडिंग मेथड से निकाल दें, तो आप जो हैं वो हमारे पास इसको जो है कर सकते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल भी सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो ये फार्मूला होगा और इस तरह से। और अगर हमारे पास जो है वो वेरिएंस होगा तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, मतलब कि उसका स्क्वायर रूट का नहीं होल स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास वेरिएंस के लिए ये फार्मूला बन जाए। क्योंकि इसका अंडर रूट ले लिया जाता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। अब हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं। आ जाए जी एग्जाम्पल नंबर 4.8 पे। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय द शॉर्टकट मेथड फ्रॉम द डाटा। एग्जाम्पल 4.4। 4.4 का पीछे से उसने एग्जाम्पल ली है, चेक कर लेते हैं। पेज नंबर 91 पे जाएं तो ये एग्जांपल नंबर 4.4 है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये उसने टेबल उठाया है 65 से 84, और ये एफ 9, 10, 17 और 10। यहाँ से ये वाला आपने डाटा उठाना है और यहाँ से उसने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की है और उसको यू में लेके गया, मतलब ये फ्रीक्वेंसी उसने यूज़ की है इस टेबल की। ओके, इस डाटा में उसने आपको यू बना कर दिया है, मतलब कि ये चीज़ नहीं आपको दी, सिर्फ एफ म्यू और एफ दिया है, मतलब एफ का कॉलम और यू का कॉलम आपको सिर्फ वो देगा, ठीक है। और उसने यू बनाया कैसे? एक्स आई माइनस 11 114.5 20 20 आपका इंटरवल है और ए जो है वो कोई भी है, एनी ऑर्बिट्रेरी वैल्यू। ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि x14 मतलब आपने कोई सी भी, जब हमने अर्थमेटिक मीन किया था तो बड़े क्लियरली हमने किया था। तो 114 आप कोई भी वैल्यू जो है वो x के कॉलम में से उसने 114 रखी हुई है। फिर ये x उसने उठाया हुआ है जो हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में बनाया है। अगर हमने ये x में जाना हो तो ये x उसने 4.4 एग्जाम्पल का ले लिया है, जो कि हम x कैसे बनाते हैं, x फिर से बना देती हूँ कि x हम एक्चुअली में बनाते हैं लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से करके हम रियल वैल्यू जो क्लास इंटरवल होती है, लोअर क्लास इंटरवल लिमिट प्लस अपर क्लास, दोनों को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं।
ये एक्स उसने 4.4 में से लिया है और आपको बनाना आता है। फ्रीक्वेंसी भी उसने दी हुई होगी, यू उसने बनाया है एक्चुअली में, इसमें से उसने 114 को मिड में से इसलिए उठा लिया जाता है कि यहाँ पे ज़ीरो बन जाए। अब उसने क्या किया कि माइनस किया इनमें से, तो कुछ प्लस और कुछ माइनस वैल्यूज़ आ गई। अब जब आपने ये फार्मूला लगाना है बच्चे, तो फार्मूले में अगर आप जाएंगे तो आप अपने फार्मूले को देखें कि आपको समीशन एफ यू का स्क्वायर चाहिए, यू का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले, और समीशन एफ यू चाहिए, समीशन मीन आपका प्लस है, ठीक है। आप अपने कॉलम को एफ को कॉलम को यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -18, 10 मल्टीप्लाई -1 इज -10, 17 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू, ये आपके पास जो है वो, जब एफ फ्रीक्वेंसी इससे मल्टीप्लाई होएगी तो ये आपके पास बनेगा 0, ठीक है। लेकिन ये उसने इसका सम किया हुआ है, 18 और 10 का 28, यहाँ पे ये 0 आना है, ठीक है, 7 तब। लेकिन उसने क्या किया है कि इन दोनों का जमा अलग से कर लिया है और इन तीनों की जमा अलग से कर ली है, और फिर जमा करके वो 52 बना है, और 52 में से आपके पास ये कॉलम बन गया है, ठीक है। आपने डायरेक्ट सिंपल कॉलम बनाते जाना है, ये 28 और ये इस तरह जमा नहीं करना, ठीक है। आप अपना कॉलम बना लेंगे, एफ़ को यू से मल्टीप्लाई करके कॉलम बना लेंगे, और उसके बाद एफ़ और यू जब बन जाएगा, फिर यू के कॉलम को एफ़ यू के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। ये जो टर्म आपके पास 24 आया है, 24 इज़ इक्वल टू समीशन एफ़ यू इज़ इक्वल टू 24, और ये जो क्वांटिटी है ये है समीशन एफ़ यू का स्क्वायर। इन वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे इसके ऊपर, देखें 192/16, 16 एन क्या है, एफ़ के कॉलम का सम जो है वो आपके पास एक्चुअली में एन है, ठीक है। और उसे आपने पुट किया, देन 20 आपके पास क्लास इंटरवल है। इसको सबसे पहले आपने अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, माइनस करके अंडर रूट लेना है और 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, और आपके पास आंसर आ गया 34.87 ग्राम्स। ओके, नेक्स्ट हम देखने लगे हैं इंटरप्रटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। आई थिंक सो आपको एग्जांपल समझ आ गई है। इसी तरह आपने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टैंडर्ड डेविएशन इन शॉर्टकट मेथड, वो आपने इसी तरह से अटैम्प्ट करने हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इंटरप्रटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, अब सबसे मेन चीज़ इस चीज़ की इंटरप्रटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइवा वॉइस में आपसे अक्सर इसके क्वेश्चंस होते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों यूज़ होती है किसी, तो इसमें आप देखें ज़रा, the standard deviation sigma or s has not a simple interpretation like the arithmetic mean mu or x bar that is interpret as the balancing point for the distribution। वो कहते हैं कि आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, वो बिल्कुल भी जो है, आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बिल्कुल भी अर्थमेटिक मीन की तरह सिंपल नहीं है, जैसे हम मीन की इंटरप्रटेशन कर सकते हैं वजाहत, बल्कि ये हमारे पास जो है वो बैलेंसिंग पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन का। क्यों बैलेंसिंग पॉइंट है बच्चे, जिस भी चीज़ की स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, वेरिएशन को, और जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएशन कम आती है वो उतनी ही रिलायबल होती है, ठीक है। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट सर्व एज अ बेसिक मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मीन चेंज, वेरी मीन चेंज, एबिलिटी कैपेसिटी, किसी भी डाटा में वेरिएबिलिटी जब ज़्यादा होती है उसको हम जब एक बेसिक मेजरमेंट करने के लिए, वेरिएबिलिटी किसी भी डाटा में चेंज को मेजर करने के लिए जो हमारे पास टर्म यूज़ होती है वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। अ स्मॉल वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स, अगर आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर स्मॉल आता है, कम आता है, इंडिकेट दैट मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन द डाटा सेट आर क्लोजर टू द मीन, वाइल आर लार्ज वैल्यू implies that the observation are scattered wild। इसको मैं इस तरह से, इसे हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक सर्कल है और स्टैंडर्ड डेविएशन की आंसर कम आता है, तो देखें ये अगर आपका मीन सेंटर पॉइंट है और इसकी ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह से लाइन से इंडिकेट करती हूँ, ओके, तो देखें वो कहता है कि जब आपका स्प्रेड आंसर, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर ज़्यादा आएगा तो आपकी ऑब्जर्वेशन अपने मीन से ज़्यादा
डिफरेंस पे होंगी, ठीक है। ये अगर आपका एक्स बार है और ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो उसमें फ़र्क जो अपने मीन से जो फ़र्क है वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की जो है वो आंसर हमारे पास ये लार्ज अगर आंसर देता है तो हम कहेंगे ये हमारे पास ज़्यादा रिलायबल नहीं है, इसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो अपनी मीन से बहुत ज़्यादा दूर हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट फ़र्ज़ करें कि अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर जो है वो स्मॉल आता है, लो आता है, ठीक है, तो आपके पास अगर ये अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ये है और ये, तो आप देखेंगे कि वो अपने मीन से ज़्यादा फासले पर नहीं है, ठीक हो गया। ये अगर हम कह लेते हैं कि x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, तो स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि जो आपका मीन है, अर्थमेटिक मीन है, उससे आपकी ऑब्जर्वेशन में जो चेंज है वो कम है, लो है, ओके। और जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये दो डाटा सेट्स का हम कंपैरिजन करें तो जिसका स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसमें वेरिएशन कम होती है, और वेरिएशन कम होने का मतलब ये होता है कि वो डाटा आपका ज़्यादा रिलायबल है और कंसिस्टेंट है, ठीक हो गया। इस तरह से जो है वो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम किस टॉपिक पे थे जी, तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास है स्कैटर्ड, कहता हाउ एवर अ कनेक्शन बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फ्रिक्शन ऑफ डाटा इंक्लूडिंग इन इंटरवल कंस्ट्रक्शन अराउंड द मीन, मतलब कि मीन के इर्द गिर्द, वॉज डिस्कवर्ड बाय द रशियन मैथमेटिशियंस शेबिशेव्स। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने लगे हैं, ये है जी शेबिशेव इनक्वालिटी। ये है हमारे पास शेबिशेव्स रूल या शेबिशेव इनक्वालिटी। अक्सर इसका क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एनी सेट ऑफ डाटा द इंटरवल एक्स बार माइनस एक्स के एस, एक्स बार माइनस के एस, एक्स बार हमारे पास मीन होगा, के फॉर एनी नंबर 1 2 3 यूनिट, के फॉर यूनिट, और एस फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस और प्लस, ठीक है। वेयर के इज़ एनी नंबर ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा हो, कंटेन एट लीस्ट द फ्रिक्शन, इस चीज़ को हम फ्रिक्शन बोलते हैं, 1 - 1/k² ऑफ द डाटा। फॉर एग्जाम्पल द इंटरवल, अगर आपने अपने इंटरवल को ये देखना हो कि आपका डाटा जो है वो एक्स बार माइनस जो है वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस प्लस पे, मतलब दो वैल्यू देगा, एक दफ़ा एक्स बार प्लस और माइनस, मतलब ये हमें ये लिमिट्स बताएगा कि इस तरह से लेके यहाँ तक आपके पास डाटा में कितनी लिमिट्स हैं, ठीक हो गया। अगर हम 1 यूनिट चेंज लेते हैं तो ये एक हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, तो ये हमें ये बताएगा, ये चेंज, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के एक्स बार -1, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसके दरमियान कितना डाटा फॉल कर रहा है। इसी तरह 1 से अगर हम 2 कर देंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इसी तरह नेक्स्ट 3 पे आ जाएगा। ये देखें, इसको हम कहते हैं कि ये हम एटलीस्ट फ्रिक्शन यूज़ करने के लिए हम इस रूल को यूज़ करते हैं, शेबिशेव्स इनक्वालिटीज़ को। This rule is applied on the distribution population sample and guarantee the conclusions of the minimum friction of the data is construct interval actual friction of in bell shaped distribution। बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन का अभी मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप दिखाई, इसमें हम एक्सीड 1 - 1 और के हमारे पास क्या होता है, जो उसने हमें यहाँ पे हमें जैसे के हमारे पास यहाँ पे अगर उसने 1 लिखा है तो के 1 होगा, अगर 2 लिखा है, 2 का मल्टीप्लिकेशन है तो के 2 होगा, तो वहाँ पे हम के की जगह 2 लिखेंगे। देखिए 1 - 1/2² तो 3/4 फ्रिक्शन बनेगी, और अगर ये एक्स बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो 3 हम यहाँ पे लिखेंगे, और 3 का स्क्वायर क्योंकि 1 - 1 तो ये 8/9 फ्रिक्शन ऑफ डाटा होगा। वो कहेगा इतने % डाटा इसमें कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब हमने दो सेट्स को जो है वो कंपेयर करना होता है, द वेरिएबिलिटी ऑफ 2 or more than 2 set of data कैन नॉट बी कंपेयर अनलेस वी हैव अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अच्छा, जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन अभी तक हमने पढ़ा वो था हमारे पास एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, ओके, ठीक हो गया। अब हमने इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर आप देखेंगे तो मेजर ऑफ फॉर दिस पर्पस, कार्ले प्रीसन ने बोला था कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिलेटिव मेजर है
इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने जब दो डाटा सेट को कंपेयर करना होता है तो हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बनाते हैं, जिसमें एस फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे मीन अगर सैम्पल डाटा, और नीचे सिग्मा और म्यू हमें चाहिए होता है अगर ये पॉपुलेशन हो। कहते हैं कि एज द कोफिशिएंट वेरिएशन इज़ अ प्योर नंबर ऑफ विदाउट यूनिट्स, इसमें यूनिट्स नहीं होते, इट इज़ देयर फॉर यूज टू कंपेयर द वेरिएशन इन द मोर टू और मोर डाटा सेट, जहाँ पे हमने दो या दो से ज़्यादा डाटा सेट को करना होता है तो उसमें हम कोवेरियंस मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। लार्ज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज मीन के वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, और स्मॉल वेरिएशन इंडिकेट के लेस वेरिएबिलिटी है। सो दोनों डाटा में से जिसकी कोवेरियंस ज़्यादा आएगा वो हमारे पास प्रेफरेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर वो हमसे कहता है कि दोनों में से कौन सा डाटा अच्छा है, रिलायबल है या कंसिस्टेंट है, तो जिसका कोवेरियंस कम आएगा वो रिलायबल होगा, स्मॉल। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज आल्सो यूज टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू कैंडिडेट्स। फॉर एग्जांपल आपने दो स्टूडेंट्स के मार्क्स को कंपेयर करना है, साल की परफॉर्मेंसेस को, प्लेयर्स को कंपेयर करना है, पेपर गेम्स को करना है, तो स्मॉलर कोफिशिएंट्स ये करेगा, किसी भी कैंडिडेट की स्मॉल और उसके नीट होगी। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देखें, उसने हमें कहा है यूजिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिटरमिन वेदर और नॉट देयर इज़ अ ग्रेड, तो प्राइस इन रुपीज़ एंड लाइफ इन ऑन्स दिए हुए, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने इसका एक्स स्क्वेयर और वाई लाइफ ऑन ऑन्स उसने एक अलग डाटा दिया हुआ है, और प्राइस इन रुपीज़ ने अलग दिया हुआ है, ठीक है। एक्स और एक्स को हम अलग से ट्रीट करेंगे, वाई इनका हमने सबसे पहले प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स बार अलग निकालेंगे, ये आपको निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगा के आप इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, और देन इसको ऊपर 7.6 स्टैंडर्ड डेविएशन रखेंगे, और देन आप इसकी जो है वो आपके पास आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मीन, अर्थमेटिक मीन प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ का। अब प्राइस और लाइफ ऑन को आप कंपेयर करने लगे हैं कि कौन सा बेस्ट है, तो आपने कोवेरियंस निकाला, 7.6 ये आया 41.63%, और इसका आपने निकाला तो ये आया, यन ग्रुप डाटा में दे रहा है CV=37.17, तो आपके पास लाइफ और का जो डाटा है मतलब आपके पास, तो आप कहेंगे इसकी वेरिएशन कम आई है, सो दैट लाइफ और जो है इट द बेटर परफेक्शन, वी सी द कोफिशिएंट वेरिएशन फ्रॉम द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज लार्जर देन फॉर द लाइफ इन द ऑन, उसके लाइफ और से, hence the price of certain similar commodity are showing greater variation than that is among life, तो हम कहेंगे कि हमारे पास लाइफ और बेस्ट डाटा है। इसी तरह नेक्स्ट आप अगर देख लें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 4.10 एग्जाम्पल, गोल सिक्योर्ड बाय द टू टीम्स। उसने गोल्स दिखे हैं, एक या दो या तीन, प्लेयर 1A और प्लेयर B। अब बताना ये है दोनों में से, बाय कैलकुलेटिंग कोफिशिएंट वेरिएशन फाइंड विच द टीम ऑफ कंसीडर मोर कंसिस्टेंट, टीम A कंसिस्टेंट है या टीम B कंसिस्टेंट है। ओके, ये आपके पास x है, आप पहले x जो है वो A के साथ यूज़ करेंगे, फिर x को आप B के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। मैच है ना, 0 मैच खेला, 1 2 3 कितने मैचेस खेले, पहले टीम ए की कैलकुलेशन कर लें। यहाँ तक आपके पास टीम ए की कैलकुलेशन है, और नेक्स्ट टीम बी की। आपने एक्स रखा और एफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ए की फ्रीक्वेंसी यूज़ की हुई है 27 9 8, और बी टीम ए की। एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये कॉलम बन गया 27 मल्टीप्लाई बाय 0, देन एफ स्क्वेयर, तो एक्स को दोबारा से एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाला कॉलम बन जाएगा। बड़ा डीपली मैंने आपको बताया हुआ है, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करके इनके सम्स निकाल लिए। इसी तरह टीम बी के लिए आपने एक्स के साथ एफ इस कॉलम को यूज़ करना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि टीम ए की आपने मीन निकाल लेना है, टीम बी का आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना है, दोनों को ऊपर नीचे लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो इसका कोवेरियंस है 123.4%, और इसका इसी तरह टीम बी का भी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के आपने इसको कोवेरियंस निकालना, और ये आया 109%। तो अब हमारे पास कौन सी टीम मोर कंसिस्टेंट होगी टीम बी। इट्स अ उसमें वेरिएबिलिटी कम आई है, वी सी द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्योंकि टीम बी का कोफिशिएंट कम आया है। सो दैट आपने ये जो फर्स्ट आपका टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी आपने करने हैं, और इस पे काम भी करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपने जो है वो मुझे नेक्स्ट टॉपिक में बताना है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम थी या कोई मसला था, या आपको जो चीज़ समझ नहीं आई वो आपने यूट्यूब पे
कमेंट करना है तो उसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट पे मिलेगा।